जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, बिल्कुल एक बंद बक्से जैसा। और फिर ये सोचिए कि यही लैंडलॉक्ड राज्य भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का पेट भरता है। सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। है ना, ये एक गजब का विरोधाभास। मतलब साइज के हिसाब से देखें तो ये देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर। इसका जवाब पता है कहाँ है? नक्शों में तो बिल्कुल नहीं, बल्कि जमीन के अंदर उसकी बनावट में छिपा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस राज्य का कुल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। सुनने में बड़ा लगता है ना? पर असल में ये पूरे देश का सिर्फ 2.86% हिस्सा है। इसी वजह से ये साइज में 12वें नंबर पर आता है। तो जाहिर है इस सवाल का जवाब सिर्फ इतिहास या इकोनॉमिक्स में नहीं मिलने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इस जमीन की बनावट, कह सकते हैं कि इसकी अपनी एनाटॉमी में छिपी है। तो चलिए अब इस जमीन की परतें खोलते हैं। तो हमारी ये ज्योग्राफिकल पड़ताल शुरू होती है सबसे ऊंचे पॉइंट से। राज्य का उत्तरी मुकुट, वो जगह जहां ये सीधे सीधे हिमालय को छूता है। और यकीन मानिए, ये इलाका जितना खूबसूरत है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। इस इलाके को ऐसे समझिए जैसे हिमालय से नीचे उतरती हुई कोई विशाल सीढ़ी हो। सबसे पहली और सबसे ऊंची सीढ़ी है 880 मीटर की सोमेश्वर पहाड़ी। वहां से हम नीचे उतरते हैं हरहा घाटी में। और फिर आखिरी सीढ़ी है 240 मीटर ऊंचा रामनगर दून। शिवालिक रेंज की ये जो 3 लेवल की बनावट है ना, यही इस राज्य की जमीनी कहानी की शुरुआत करती है। और हाँ, लकड़ी जैसे जरूरी रिसोर्स भी यहीं से आते हैं। और हाँ, इन्हीं पहाड़ियों के बीच मिलते हैं दर्रे, जिन्हें हम माउंटेन पास भी कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में नहीं होते। यहाँ तो नदियां खुद ही इन पहाड़ियों को काटकर मानो प्राकृतिक दरवाजे बना देती हैं। भिखना ठोरी जैसे पास सदियों से नेपाल और भारत के बीच व्यापार और कल्चर के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करते आए हैं। लेकिन एक बात और है, यही ढलान वाली जमीन अपने साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी लेकर आती है। तो चलिए अब इन पहाड़ी दरवाजों से नीचे उतरते हैं और राज्य के दिल में कदम रखते हैं, यानी इसके विशाल मैदानों में। और सच कहूं ना, असली कहानी, असली जादू तो यहीं छिपा है। और जब मैं विशाल कहती हूं तो मेरा मतलब वाकई विशाल है, कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं। सोचिए, राज्य के कुल एरिया का लगभग 97% हिस्सा, मतलब करीब 90,650 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मैदान है। क्या यकीन होता है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा पूरी तरह से फ्लैट हो सकता है? अब इस विशाल मैदान को देखिए। इसके ठीक बीच से होकर गुजरती है गंगा नदी, बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी की तरह, जो इस पूरे प्लेन एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक हुआ उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिणी मैदान। लेकिन वो जो आबादी वाली पहेली थी ना, उसका असली जवाब वो मिट्टी के एक राज में छिपा है। इन दोनों मैदानों की मिट्टी में एक बहुत बड़ा, बहुत बुनियादी फर्क है। और इसे समझने के लिए हमें 2 शब्दों को समझना होगा, खादर और बांगर। सारा खेल बस इन 2 तरह की मिट्टियों का है। देखिए, हिमालय से आने वाली नदियां हर साल अपने साथ बाढ़ लाती हैं और बाढ़ के साथ लाती हैं नई उपजाऊ मिट्टी की एक परत। यही ताज़ा परत कहलाती है खादर। इसे कह सकते हैं नेचर का फ्री फर्टिलाइजर, जो जमीन को हर साल खुद ब खुद रिचार्ज कर देता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यही बाढ़ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और दूसरी तरफ है बांगर। ये पुरानी मिट्टी है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये भी फर्टाइल है, लेकिन इसकी उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए सिंचाई और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। तो ये जो विशाल मैदान है, ये हमेशा के लिए तो नहीं चलते रह सकते हैं ना। आखिर दक्षिण में इनकी कोई सीमा तो होगी। बस यहीं पर हमारी मुलाकात होती है राज्य की तीसरी और आखिरी ज्योग्राफिकल बनावट से, जो है दक्षिणी चट्टानी पठार। मैं तो इसे एक तरह की रिटेनिंग वॉल की तरह देखता हूँ। एक कठोर चट्टानी दीवार जो उत्तर से आ रही नरम उपजाऊ मिट्टी को दक्षिण में बहने से रोक रही हो। सोचिए, एक तरफ 97% हिस्सा नरम मिट्टी का है और ठीक उसके नीचे ये दक्षिणी किनारा जो बना है पुरानी कठोर चट्टानों से। यहाँ खेती नहीं होती, यहाँ छिपा है खनिजों का खजाना। इस फर्क को समझने के लिए हमें नदियों के दोहरे किरदार को देखना होगा। जब नदियां मैदानों में पहुंचती हैं तो वे एक बिल्डर बन जाती हैं।
उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और वो अपने साथ लाई मिट्टी को परत दर परत बिछाती जाती हैं और नई जमीन का निर्माण करती हैं। लेकिन जब यही नदियां तटहार पर होती हैं तो उनका किरदार बदल जाता है। वहां वो एक मूर्तिकार बन जाती हैं। क्योंकि जमीन कठोर है तो नदी फैल नहीं सकती, उसे रास्ता बनाना पड़ता है। जैसे सोन नदी ने लाखों सालों में इन चट्टानों को एक आरी की तरह काटा है और इस पठार को 2 हिस्सों में बांट दिया है, कैमूर और छोटा नागपुर। और यही वो इलाका है जहां चूना पत्थर और पाइराइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं। तो ठीक है, हमने तीनों जोन्स का सफर पूरा कर लिया। अब वक्त है एक फाइनल एग्जाम रिव्यू का, जिसमें हम इस पूरी पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर ये एक परफेक्ट लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल सिस्टम है। सबसे ऊपर उत्तरी पहाड़ जो पानी और लकड़ी का सोर्स है, लेकिन साथ में लैंडस्लाइड का खतरा भी। फिर यही नदियां नीचे आकर बनाती हैं विशाल मैदान जो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरते हैं, लेकिन बाढ़ की चुनौती भी साथ लाते हैं। और आखिर में दक्षिण का पठार जो मिनरल से भरा है और एक चट्टानी बाउंड्री बनकर इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। तो हमने ये तो देख लिया कि जमीन किस तरह से जीवन को आकार देती है, पर अब एक सवाल और उठता है कि हम यानी कि जीवन बदले में जमीन को कैसे बदल रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।